बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आज की जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि निगरान हुकूमत पंजाब ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल गया। नवाज शरीफ साहब के लिए रावी ने चैन लिखा है और रिलीफ ही रिलीफ उनको मिलता चला जा रहा है, लेकिन दीगर सियासी जमातों को इस रिलीफ पर भी अब तहफ़्फ़ुज़ात होना शुरू हो गए हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फिर दोबारा से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया है। शाह महमूद खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि इलेक्शन नवाज शरीफ साहब के लिए रोका गया, अब तो वो आ चुके हैं, अब उनको आते साथ कहना चाहिए कि जी मैं आ गया हूं, इलेक्शन करवाया जाए। और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। तो क्यों कर रही हैं और क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नज़र नहीं आ पा रही? क्या 2018 वाली सिनेरियो को दोबारा से रिपीट किया जा रहा है? ऐसी बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और दीगर जितने भी सियासतदान हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात इस पर जाहिर कर रहे हैं। तो इलेक्शन में ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है? साथ ही साथ सियासी जमातों के इत्तेहाद के बगैर जमहूरियत मजबूत कैसे होगी? नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को हम साथ लेकर चलेंगे, लेकिन मामलात आगे बढ़ेंगे कैसे और चलेंगे कैसे? और वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ पर खड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में सियासी धारा जो है वो किस तरफ का रुख इख्तियार करता है? इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। तो अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूँ तो जनाब राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। सहर कामरान साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। और जनाब आगा इकरार हारून साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, आपसे सर बात का आगाज़ करूंगा। रिलीफ ही रिलीफ मिल चुका है। निगरान हुकूमत पंजाब ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया, एहतसाब अदालत से रिलीफ मिल गया। सर, इन तमाम रिलीफों पर सबसे पहले तो आपको मैं मुबारक भी देता हूँ, लेकिन ये फरमाइएगा कि इस रिलीफ के बाद अब आइंदा इलेक्शन की जानिब बढ़ने की क्या हिकमत अमली है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप 2018 का मुआयना करें तो पनामा में मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, लेकिन उनको टारगेट किया गया, उनसे वजारत उज़्मा छीनी गई, उनसे जो है सदारत पार्टी की छीनी गई। व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटी बनी, मॉनिटरिंग जज बिठाए गए नैब की अदालतों को देखने के लिए, और फिर उनको सजाएं सुनाई गई। तो टारगेट और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो मियां नवाज शरीफ ने फेस की, डेफिनेटली अब आज जो है वो प्लान, जो एजेंडा जो उस वक्त मौजूद था, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, तो बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई। वही सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीटीआई के टिकट बांटती रही। साकिब निसार की अगर बात करें तो मैं समझता हूं कि अब अगर वो जो बोगस केस हैं उनके अंदर अगर मियां साहब खुद पेश हो रहे हैं और अब उनको जो है वो बेल उनकी एक्सटेंड हो रही है, तो इसमें तो कोई ऐसी अरेस्ट वारंट रद्द हो रहे हैं क्योंकि वो ट्रायल को चलाना चाहते हैं। तो ये कोई अनहोनी बातें तो नहीं है, ये तो पहले भी अदालती कार्रवाई इसी तरह होती रही है। बहुत सारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं लोगों के लिए कि जब वो अदालत में खुद पेश हो जाएं तो अरेस्ट वारंट रद्द हो जाते हैं ट्रायल चलाने के लिए। अगर ट्रायल कोर्ट की बात करें तो ये इसी तरह जो उनकी पेंडिंग अपील्स थी उनको बहाल करने की सदा की गई है, और ये रिक्वेस्ट की गई है कि लोगों को हकायक पता चले। जो इल्जामात, जो जाली इल्जामात मियां साहब पे लगते रहे, अब वक्त है कि लोगों को हकायक, और हमें कोई अदालत से रिलीफ नहीं चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए। तो ये इन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पुरुमीद हैं कि इंसाफ जो है वो हमें मिलेगा। आपका सवाल क्या था? अगर उसको दोहरा दें तो मैं उसका जवाब। मैं जी। राना अफजल आप आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली क्या है, लेकिन जी। आपने जो पॉइंट रेज किए हैं इस पर एक और मजीद सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि दीगर जमातों के तहफुजात ये भी हैं कि आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर कर दिया है, तो वो पहले क्यों नहीं कर पाए? शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत रहा है, उसमें आकर उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? इससे पहले अदालतों के सामने पेशी के हवाले से उनकी क्या हिकमत अमली जो अभी नजर आ रही है वो पहले क्यों नहीं थी? देखिए, वो भी हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि जो चीफ जस्टिस रिटायर्ड बंदयाल साहब की जो अदालत थी, वो तो उसका झुकाव एक जमात की तरफ था। 63A की गैर आईनी तशरीह जो उन्होंने की, उससे उनकी झोली में पंजाब हुकूमत डाल दी पीटीआई की, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में फैली। तो उनको तो कुछ और नहीं नजर आता था सवाए पीटीआई के। तो बिल्कुल हमने इंतजार किया कि वो रिटायर हो जाएं, ताकि जो एक मावनत और एक जो झुकाव और एक जो कह लें कि पार्टिजनशिप जो चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो खत्म हो, उसको उसको इख्तिताम पहुंचे।
तो ये एक मेजर वजह बनी है। बाकी इलेक्शन के लिहाज से इलेक्शन कब होने चाहिए, ये तो बड़ा क्लियर है कि जब डीलिमिटेशन का प्रोसेस 30 नवंबर को खत्म होता है, उसके 60 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। ईसीपी ने डेट अनाउंस करनी है और बिल्कुल 30 नवंबर बल्कि 1 दिसंबर को ईसीपी को चाहिए कि वो डेट अनाउंस करे, इलेक्शन का स्केड्यूल जारी करे, क्योंकि जो डिले की वजह एक डीलिमिटेशन बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी, तो फिर उनको डेट अनाउंस करनी चाहिए। तो ये मियां साहब के लिए तो नहीं किया गया। वो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें सिर्फ पीएमएलएन तो नहीं बैठी थी, उसमें तो सारी जमातें थी, सबने नोटिफाई किया सेंसस को। तो उसके बाद अगर कानूनी और आईनी काम हो रहा है तो उसके अंदर सब शामिल थे। अब उससे पता नहीं क्यों वो मुंह मोड़ के हाथ धोना चाहते हैं कि ये जी मियां साहब के लिए डिले किया जा रहा है। डिले में तो सारे डीलिमिटेशन के अंदर तो सारे उस फैसले में शामिल थे। अच्छा, अदालती झुकाव का आपने बात की है तो उस तरफ भी मैं आता हूँ। सहर कामरान साहबा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, खुर्शीद शाह साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत जारहाना जुमले बोल रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा दोबारा से बार बार दोहरा रहे हैं, आज फिर उन्होंने दोहरा दिया। क्या आपको नज़र आता है, क्यों नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र आती, और वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सी जगह है जहाँ से आपको नवाज शरीफ साहब गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं और बार बार खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं जी उस तरफ को ना जाइयो? देखिए, मैं समझती हूँ कि इस वक्त अगर आप किसी भी जो है गैर जानिबदार शख्स से पूछेंगे तो कुछ बयानिया भी ऐसा बन रहा है और तासुर भी यही तकवीत पकड़ रहा है कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी हुई है वो किसी डील के तहत हुई है। अच्छा। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नवाज शरीफ साहब को वेलकम करती है, क्योंकि अब हम समझते हैं कि जी शायद वो वापस आ गए तो इंतखाबात भी हो जाए। उनके ना आने की वजह से इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। और हैरत की बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब ने इतना बड़ा जलसा किया और उन्होंने इंतखाबात की बात नहीं की। तो ये जो एक जो है ना, इस बात का इंतजार करना कि किसी के लिए पूरा स्टेज सेट हो जाए और उसके बाद इंतखाबात हो, उस पर कंसर्न तो है। दूसरा, ये तासुर तो खुद नून लीग की तरफ से आया कि नवाज शरीफ साहब आए इक़्तिदार में बैठने के लिए हैं, यानी वो वहां से आए और जिस तरीके से अगर कोर्ट से या आज रिलीफ मिल रहा है या काबीना, सबसे पहले तो निगरान काबीना का देखना होगा कि क्या उसके पास ये राइट था कि वो कोई सजा मुअत्तल कर सकती है या उसका काम जो है इंतखाबात कराना था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन से चलते हैं तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि हर एक के साथ इंसाफ हो। जिस तरह पहले गलत हुआ था आज वो गलत ना हो, लेकिन आज भी गलत हो रहा है। तो उनको जो है वहां पर ना सिर्फ के पाकिस्तान के हाई कमिश्नर साहब सी ऑफ करने आते हैं, बल्कि उनको जो है एक प्रोटोकॉल दिया जाता है वक्त से पहले और उनको बयानिया भी बताया जाता है कि उन्होंने क्या बनाना है। तो एक पूरी स्टेट मिशनरी आपको हरकत में नजर आती है। तो पाकिस्तान में लैंड करते हैं तो अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, अभी तो सजा मुअत्तल हुई नहीं, लेकिन उनको जो है वो स्टेट लाउंज के अंदर जो है स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो उसके बाद वो लाहौर में फैसिलिटेट किया जाता है। हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि उनको ये प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है, हमें इस बात से जरूर परेशानी है कि एक दफा फिर सिलेक्शन का जो है जो अमल है वो चल रहा है आगे, और ये जो है जो अवाम है उसके हक की जो है वो नफी है और ये इलेक्शन और इंतखाबात की नफी है। यानी इंतखाबात के ऊपर और जमहूरी प्रोसेस पे यकीन करने के बजाय यानी सिर्फ ये बोले चेहरे बदल गए, अमल वही रहा कि पहले कोई और सिलेक्टेड था अब कोई और सिलेक्ट हो रहा है। और इस किस्म से यानी अदालतें अपनी कार्रवाई करें नॉर्मल रूटीन के अंदर। ऐसी क्या बात है कि एक ही दिन में जो है वो काबीना जो है वो अपनी मीटिंग भी बुलाती है, वीडियो लिंक पे सुनती भी है और सजा भी मुअत्तल कर देती है। ये जो कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है उस कार्रवाई से ये तासुर मिल रहा है, जिस तरीके से फैसिलिटेशन हो रही है उससे ये तासुर मिल रहा है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये जो है ना ये गलत है। दूसरी बात मैं कहूँगी, चलें बहुत मुबारक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब तशरीफ में आए, अब तो इंतखाबात की बात करें। पाकिस्तान का जमहूरी प्रोसेस रुका हुआ है। पाकिस्तान को आज जिन चैलेंजिंग हालात का सामना है उसका वाहिद हल बरवक्त इंतखाबात है। अब अगर हम ये देखें कि जो है निगरान काबीना भी वही है जो मियां शहबाज शरीफ साहब की थी, ठीक है, बल्कि जो है निगरान वजीर आजम भी वही है जो ज्वाइन करने गए थे मुस्लिम लीग नून को, और आज फैसिलिटेट भी ऐसी कर रहे हैं कि इसके बाद वो उन्होंने भी ज्वाइन करना होगा। तो देखिए ये जो पूरा एक सिनेरियो बन रहा है, ये सिनेरियो इस बात का एहसास दिला रहा है कि एक बार फिर कुछ गलत होने जा रहा है, गलत हो रहा है। ये जो गलती है इसका खमियाजा पाकिस्तान ने बहुत भुगता है, पाकिस्तान के अवाम ने भुगता है। और मियां नवाज शरीफ साहब से एक जो है बात करते थे वोट को इज्जत दो की, जमहूरियत की, आज वोट की बात नहीं कर रहे हैं, आज इंतखाबात की बात नहीं कर रहे हैं।
आज जो है वो इक़्तिदार की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जो शॉर्टकट है इक़्तिदार के, ये ना पहले कोई इनके अच्छे नताइज सामने आए नहीं, लेकिन वो इक़्तिदार के साथ साथ सबको साथ लेके चलने की बात भी कर रहे हैं। देखिए, सबको साथ लेके चलने की बात तो मैं कहती हूँ सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले कह रही है। और हमने ना सिर्फ ये बात कर रहे हैं, हमने हमेशा इस बात को साबित किया कि मुफाहिमत की सियासत अब पाकिस्तान को, आज पोलराइजेशन की जरूरत नहीं है, आज पाकिस्तान को यूनिटी की जरूरत है। तो ऐसा तासुर दिया जाए जहाँ पर आप जो है एक अपने तमाम आपके अमल जो है वो उसकी नफी करते हो जमहूरी प्रोसेस की, और जो सिलेक्टिव प्रोसेस को इंडोर्स करते हो, और उसके बाद आप एक बात करें तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात जो है बहुत बढ़ जाते हैं। फिर ये लगता है कि ये भी जो है ना एक सोची समझी हिकमत अमली की बात है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब 2008 में हुकूमत बनाई सबको साथ लेके चलने की बात की, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब भी, 18वीं अमेंडमेंट पास कराई तब भी, जब नेशनल एक्शन प्लान पास हुआ तब भी, जब कोई अहम कौमी मामला आया तब भी। हाँ, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहिमत की और सबको साथ लेके चलने की बात की। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हर एक के पास खुद चल के गए, ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद नवाज शरीफ साहब के पास लंदन चल के गए। लेकिन उसके बाद जो हमें फिजा नजर आती है ना, ये यानी हम बोलते रहे, ये इलेक्शन की नफी करते रहे, इलेक्शन को जो है इलेक्शन, और आज भी इतना बड़ा जलसा कर लिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, क्या इलेक्शन का मुतालबा किया। अच्छा, ये जो आप बात करें, ये मैं राना एहसान अफजल साहब के सामने भी रखूंगा सवाल। आगा इकरार हारून साहब, आपकी जानिब आता हूं। सर, जिस तरीके से रिलीफ मिल रहा है और सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात तो आपके सामने ही हैं, क्या इस रिलीफ के बाद आप देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब आइंदा वज़ीर आज़म के मनसब पर भी फायज हो पाएंगे? बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि ऐसे साहब, थोड़ा सा आपने मेरे लिए मुश्किल इसलिए पैदा कर दी है कि मेरे जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो दो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शायद हो सकता है उनको दोनों को मेरी बातें अच्छी ना लगे। सही। लेकिन मैं आपकी और उनकी इजाजत से कुछ चीजें याद कराना चाहता हूँ दोनों को। जी। बात कर रहे हैं आप कि नवाज शरीफ आएगा तो इलेक्शन होंगे। 2018 के इलेक्शन भी MQM ने कहा था कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए। MQM जो है वो समहाउ और अदर आप समझे कि वो एक वॉइस तो है कम से कम अर्बन सिंध की, तो उसकी वॉइस को डिफाइन नहीं किया जा सकता था। और उसकी एक वजह थी कि मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें CCI की मीटिंग में ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि ठीक है, अब सेंसस का रिजल्ट आ गए हैं तो हमें डिलिमिटेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे इनकार करते तो पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक मिलता अर्बन सिंध में। तो वहाँ पे वो बेसिकली आप समझें कि डोमेस्टिकली पॉलिटिकली वो वहाँ पे कंप्रोमाइज हुए, और एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि ठीक है, डिलिमिटेशन की तरफ जाते हैं। अब इसके बारे में कानून, या आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि जब सेंसस को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको डिलिमिटेशन करनी ही है। और वैसे ही 2018 के इलेक्शन में भी ये कहा कि हम 2018 के इलेक्शन के बाद हम नया इलेक्शन करा नहीं सकते डिलिमिटेशन के बगैर। टेक्निकली इसके ऊपर कोर्ट का भी एक फैसला आ चुका है। तो वहां पे हुई कंप्रोमाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आज ये सारे सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ कि नवाज शरीफ आएगा तो इलेक्शन होंगे। ऐसी बात आप आज कर रहे हैं, तो फिर आपने उस वक्त डिलिमिटेशन की तरफ नहीं जाना था। आपने कह रहा था ठीक है, सेंसस का रिजल्ट आ गया है, हम अब जो है वो डिलिमिटेशन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि पता था कि डिलिमिटेशन की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली फिर इलेक्शन अपने वक्त पे तो नहीं होगी। सही। ये चीजें हमें ज़हन में रखनी चाहिए। जहां तक बात है मियां साहब की, तो मियां साहब माशाल्लाह किस्मत के बहुत धनी हैं। वो हमेशा कोई ना कोई उनको सेफ पैसेज मिल जाता है। अच्छा। चाहे वो मुशर्रफ दे दे, चाहे इवन इमरान खान दे दे, वो अपना उनकी जो आप कह सकते हैं ना कि सर्वाइवल, उनकी सर्वाइवल इस मामले पे अल्लाह ताला का उन पे खास करम है कि जब भी टर्बुलेंस होती है तो वो इस मुल्क में नहीं होते हैं, और वो वापस आते हैं उसके बाद। और जब पिछली दफ़ा भी वापस आए थे तो धड़ल्ले से आए थे, इस दफ़ा भी आए थे तो बहुत धड़ल्ले से आए हैं। मैं तो लाहौर गया था जलसा कवर करने के लिए, 2 दिन वहाँ पे रहा हूँ लाहौर की, बल्कि 3 दिन रहा हूँ लाहौर की, मैंने पल्स भी ली।
अब दोनों अपना पार्टीज के लिए हमें और आपके लिए भी और सुनने वालों के लिए भी हमें ये बात कतई तौर पे नहीं भूलनी चाहिए कि 2 तारीखें पाकिस्तान की तारीख में पिछले 2 साल में बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक जो थी वो 29 नवंबर 2022 जब कमांड चेंज हुई थी, और एक उसके बाद थी सितंबर 16-17 जब कमांड चेंज हुई थी आपके सुप्रीम कोर्ट में। जो पुराना सुप्रीम कोर्ट था, मैं ये जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, उससे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी किसी भी दुरुस्त फैसले की। यानी कि मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे 34 साल हो गए हैं जर्नलिज्म में, मैंने ये पहला एक इरा देखा है कि इवन जो एक्यूज्ड है वो एक डिमांड कर भी नहीं रहा है और उसको वो चीज दी जा रही है। फिर एक्यूज के लिए जो है मर्सिडीज बेंज भेजी जाती है ग्रीन कलर की, उसके लिए वो गेट्स खुलते हैं जो कि बेसिकली जजेस के लिए खुलते। छोड़े, हमें पुरानी बातों में नहीं जाना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ का फैसला दुरुस्त था कि ये जब चेंज आएगी सुप्रीम कोर्ट के में, उसके बाद ही मैं अपने केसेस मूव करूंगा। इसमें कोई अपना पॉलिटिकली उनकी ये बात बिल्कुल ठीक थी। और जहां तक बात है कमांड की चेंज की, डेफिनेटली इवन जब पीडीएम गवर्नमेंट में आ चुकी थी, और हम भी भूल रहे हैं कि अपना ठीक है पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल नहीं है, लेकिन वो पीडीएम गवर्नमेंट का हिस्सा रही है। और एक बात फिर मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है मुझे। तो आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड पीएमएलएन से मांग रहा हूं, किसी और से नहीं मांग रहा हूं। सही। तो हम जब बात करते हैं तो हम इस तरह घुमा के बात करते हैं कि कोई बच्चे, हर बंदा यही समझेगा कि जब बिलावल साहब कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, तो डेफिनेटली वो रियासत की बात कर रहे हैं, जबकि वो कैटेगोरिकली इस पे कह चुके हैं कि वो किसी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि इलेक्शन डिले हुए डीलिमिटेशन की वजह से, और अब डीलिमिटेशन की जैसे ही वो टाइम खत्म होगा, मैं ख्याल में इलेक्शन डेट अनाउंस कर देनी चाहिए। अब आ जाए ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जलसा भी देखा है और मैंने लाहौर की पल्स भी देखी है, मैंने कसूर की पल्स भी देखी है, मैं कसूर भी गया था। और जो आप जो लाहौर का जलसा देखा है, मेरे ख्याल में उसमें 10% भी लाहौरी नहीं थे। पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा करके लाया गया था। और यही वजह है कि जब लाहौरियों ने मूव किया 2 बजे के बाद, तो सेंटर बोर्ड्स को लोअर माल के आगे वो नहीं जा सके, क्योंकि वो बाहर से सारी वैगन्स आ रही थी। सही। जलसों पे नहीं जाते हैं, ये सारे कह रहे हैं बहुत दुनिया तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। सर अवामी हमायत का, आखिरी बात करने दें, आखिरी बात करने दें। जी जी। कह रहे तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। भाई मैंने तारीख का जलसा देखा था सबसे बड़ा 10 अप्रैल 1986 को, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब आई थी। तब लाहौर की आबादी थी 30 लाख, आज लाहौर की आबादी 2.25 करोड़। और सुबह का वक्त था, कोई रातों को जलसे नहीं किए गए थे कि लाइटों के अंदर छुप गए कितने बंदे हैं। मैं आपको यानी कि टेस्टिफिकेशन देता हूं, सेंटर बोर्ड स्कूल के आगे बदला नहीं जा सकता था। सही। इतना बड़ा वो जलसा था सुबह के टाइम। लाहौर की आबादी 30 लाख, इस वक्त लाहौर की आबादी है 2.25 करोड़। तो ये छोड़े जलसा किसका बड़ा था, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। कुछ नहीं है, हकीकत ये है, हकीकत में आखिर में कहूंगा, हकीकत ये है, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन में जाने से काफी लोग डर रहे हैं अभी। सही। अभी भी सही, यानी इलेक्शन में जाने से काफी लोग डर रहे हैं। अवामी हमायत की बात भी करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। इलेक्शन कमीशन के मामलात और जो आने वाले इलेक्शन हैं इनको लेकर, और नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर, और सारी सूरत हाल जो मंजरनामा है और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, और दीगर जमातों ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जो है ना सिर्फ पीपी की जानिब से बल्कि दीगर जमातों की जानिब से भी ज़ोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। राना एहसान साहब, आपसे दोबारा बात का आगाज़ करना चाहूँगा, क्योंकि सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने भी कहा कि इलेक्शन के हवाले से कोई नवाज शरीफ साहब ने तकरीर में बात नहीं की। तो क्यों नहीं की सर? ये भी बताइएगा कि मिसाके जमहूरियत के हवाले से भी उन्होंने कोई बात नहीं की, और मिसाके मईशत के हवाले से भी उन्होंने कोई बात नहीं की। देखिए, उनकी पहली तकरीर थी। अभी इंशाल्लाह जब इलेक्शन की जो है वो डेट्स अनाउंस होती हैं, तो वो हर ज़िले में, हर डिवीज़न में जाएंगे तकरीरें करने, और इलेक्शन की ही कैंपेन करने मियाँ साहब वापस आए हैं। वो इलेक्शन के ऊपर भी बात कर लेंगे। और जब हम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाते हैं कि चौथी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो वो इलेक्शन के बाद ही बनेंगे।
तो ये कहना कि उन्होंने बात नहीं की, अभी तो पहली एक तकरीर थी, एक पॉजिटिव मैसेज उन्होंने दिया। जो एक जमात के लीडर हैं पीटीआई की, उनकी तरह ना कीचड़ उछाला किसी के ऊपर, ना कोई नफरत के बीज बोए, एक पॉजिटिव मैसेज दिया जो पोलराइजेशन को इस मुल्क में कम करेगा, जो आगे मुल्क के मसाइल हैं उनको डिस्कस किया, अपने अहदाफ जो टारगेट हैं वो बताए कि हमारा टारगेट महंगाई है, हमारा टारगेट गुर्बत है, हमारा टारगेट डेवलपमेंट है, इस मुल्क को तरक्की की राह पे दोबारा ले जाना है, एशियन टाइगर बनाना है। तो एक हर लिहाज से, और अब देखें वो तो गैलप सर्वे भी बता रहा है कि 80% पाकिस्तानियों को वो उनकी स्पीच पसंद आई, पॉजिटिव लगी। तो ये उम्मीद इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान को, पॉजिटिविटी की जरूरत है, आगे मुश्किल मसाइल से निकालने की जरूरत है, माशी दलदल से निकालने की जरूरत है। तो वो उन्होंने आगे वो अब यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंशाल्लाह जब वो अदालतों से बरी होते हैं इंशाल्लाह, तो वो हर टॉपिक पे, हर चीज पे गुफ्तगू करेंगे, हर दूसरे दिन करेंगे, और इलेक्शन लड़ने ही वो इधर आए हैं, यही मकसद है। सही, इलेक्शन लड़ने के लिए इधर आए और आइंदा आने वाले दिनों में भी इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उस पॉइंट को भी वाजे कीजिएगा कि मरियम साहिबा जो बार बार कहती नहीं हैं कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, और आपने भी कहा कि इसीलिए हमने इंतज़ार किया, पहले मामलात को हमने नहीं देखा, तो क्या अब तराजू के पलड़े आपको बराबर नजर आते हैं? इसी उम्मीद पे हम हैं कि जो अच्छा। सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट जो है एक फर्द वाहिद के इर्द गिर्द चलती थी, आज वही सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी, उसके जो चीफ जस्टिस है अपनी पावर्स को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, गिव अवे करना चाह रहे हैं। आज जो एक दरार थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट थी, वो वो मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम तो उम्मीद पर हैं, और हमें यकीन है कि जो एक एजेंडे के तहत, और आज की इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो भी इस चीज का जो है वो जिक्र कर चुकी है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो हर लिहाज से मैं समझता हूँ ये अच्छी नवीद है, और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सही, इंसाफ आपको होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। सैर कामरान साहबा, ये फरमाइएगा, इलेक्शन को लेकर इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि आपको ये क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मंजरनामे से ज़रा पीछे हटते हुए चले जा रहे हैं, और फिर नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से रिलीफ मिल रहे हैं, तो फिर आइंदा इलेक्शन में वो सिर्फ पंजाब तक महदूद ना रहें? देखिए, दो मुख्तलिफ बातें आप कर रहे हैं। पहली बात ये कि एक तो जो है इलेक्शन के ऊपर कि हाँ, हमने बिल्कुल सेंसस की डिमांड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2017 के अंदर जो है एक एग्रीमेंट के तहत उसे सेंसस एक्सेप्ट किए थे, और इस बात पे किए थे कि जो है नया सेंसस होगा, क्योंकि उस सेंसस पे तहफ्फुज़ात थे, हमें भी थे, दीगर जमातों को भी थे। उसके बाद MQM जो है वो एलाई रही PTI की, और 4 साल खामोश रही, और वो सेंसस को डिले किया गया। ठीक है, और पीपल्स पार्टी ने जब सेंसस को एक्सेप्ट किया था तो इस अंडरस्टैंडिंग के कि हमने पहले ही 60 दिन इलेक्शन चाहते थे, 60 दिन के बजाय भी एग्रीड कि 2 दिन पहले हुकूमत को जो है वो तहलील कर दिया जाए, ताकि जो है 90 दिन मिल जाए और इलेक्शन कमीशन अपना काम जरा तेजी से करे और बर वक्त जो है इलेक्शन की डेट का अनाउंस करे। और हम इलेक्शन कमीशन से मुसलसल तारीख मांग रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन हमें काफी रिलैक्स मोड में नजर आया, और वो जो है हफ्ते में 2-3 दिन के बाद सबसे मीटिंग्स की, बड़ा रिलैक्स सा शेड्यूल किया अनाउंस। और अब भी हम कह रहे हैं कि जी आप जो है वो अनाउंस करें, डेट अनाउंस नहीं हो रही। बाकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हम यही कह रहे हैं ना कि वो अपने लिए साजगार हालात का इंतजार कर रहे हैं, कि उनके लिए जब साजगार हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान के इलेक्शन की और पाकिस्तान की बात आएगी। इस पर हमें तहफ्फुज़ात हैं। बाकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज एक हकीकत है, वो एक यंग लीडर है, एक डायनेमिक लीडर है, जिन्होंने इस PDM की जो ये गवर्नमेंट थी उससे हम कोलिजन में थे, लेकिन आप ये देखें कि जो वजारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की थी, चाहे वो वजारत खारजा थी, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, चाहे वो हेल्थ था, उसकी परफॉर्मेंस भी आप देखें, बदतरीन बारिश और सैलाब के बावजूद पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सूबे के अंदर आवाम को न सिर्फ रिलीफ पहुंचाया, बल्कि जिनके घर तबाह हो गए थे उनको न सिर्फ घर बना के दिए, जमीन की मिल्कियत दी। तो पीपल्स पार्टी को बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी परफॉर्मेंस में। पीपल्स पार्टी इसीलिए बार बार इलेक्शन की बात कर रही है। आज पाकिस्तान में अगर आप एक यंग डायनेमिक लीडर को देखें जो कि असूलों की सियासत कर रहा है, जो कि
वो उस लेगेसी को आगे लेके चल रहा है जिसके ऊपर बिलीव पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के वर्कर्स का, पाकिस्तान के मजदूरों का, पाकिस्तान के किसानों का है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी है। हमें जो है कहीं पर अगर हमें इलेक्शन से जरा सा भी खौफ होता, पर हम ये सोचते कि नवाज शरीफ साहब के आने से जो है हमें कोई परेशानी है, तो हम इलेक्शन की बात नहीं करते। हम तो उनसे कह रहे हैं कि प्लीज आपने इतनी बड़ी तकरीर लिखी, इतनी तैयारी की, अगर ये तरजीहात थी आपकी कि आप मुल्क के अंदर एक जमहूरी प्रोसेस को जो है आगे चल के देखना चाहते थे, आपने तो दिनों में अपना बयानिया बदल लिया। यानी आप 15-20 दिन पहले की लंदन की बात देखिए और ये यहाँ पे आने के लिए बात देखिए। हमें उन समझौतों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शहर कामरान साहिबा, वो तो कह रहे हैं ना, राना एहसान साहब कह रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में वो इस तरह के बहुत से ऐलानात करेंगे। देखिए वो यही तारीफ है कि उनकी मर्जी से जो है वो इलेक्शन होंगे। हम भी तो यही कह रहे हैं कि फर्द वाहिद की खातिर जो है मुल्क के अंदर इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जब उनको कंपैटिबल लगे। आज आप मुझे बताएं इंसाफ से, आप मुल्क के कानून को सामने रखें, क्या निगरान काबीना किसी की सजा मुअत्तल कर सकती है? मैं मुबारकबाद देती हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। मुझे बड़ी खुशी होगी कि जिस ये उनकी सजा मुअत्तल में सब तरीकेकार पे बात करेंगे। मुझे बताएं कि क्या ऐसा हो सकता था? क्या जो हुआ उसको आप या कोई कानूनदान दुरुस्त कहेगा? हम भी कह रहे हैं पहले भी चीजें गलत तरीके से हुई थी, आज भी गलत तरीके से हो रही है। मत करें पाकिस्तान के साथ ये, मत मजाक उड़ाएं पाकिस्तान के कानून का, पाकिस्तान के अवाम का। मत करें इस तरह से। आप आए, एक जमहूरी प्रोसेस से आए, सर आंखों पे आए, हम आपको वेलकम करते हैं। मगर इस तरीके से मुझे आप बताएं कि कोई और शख्स कन्विक्टेड होता, वो कोई भी होता, क्या उसको उसके लिए सेफ लाउंज खुलता? क्या उसके लिए बायोमेट्रिक जो है वो आके एयरपोर्ट पे किया जाता? क्या उसको ये सहूलतें जो है मिलती? क्या उसको हाई कमिश्नर जो है वो सी ऑफ करने के लिए आता? तो क्या उसके लिए निगरान हुकूमत का क्या ये उसके पास है इख्तियार? क्या ये डिस्क्रिप्शनरी पावर्स उसके पास है? देखिए बात ये तमाम और जो हालात है ना, ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और इतनी उन्होंने तो अपनी पूरी इतनी तैयारी की, एक और उस तैयारी के अंदर उनके लिए इलेक्शन तरजीह नहीं थी। उनका वो जो है वो वोट को इज्जत दो का नारा कहीं दफन हो गया। देखिए अगर आपको हर चीज सूट करती है, आपके लिए एक मसनद बिक जाएगी, आपको जो है तख्त मिल जाएगा, तो आप कहेंगे कि हाँ जी इलेक्शन करा दो। अभी आपको लगता है कि जी आपकी जो है वहाँ पे इतना वोट बैंक जो है वो एक्टिव नहीं है। देखिए अवाम के अंदर जाएं तो एतमाद से जाएं। अगर आपको अपनी शख्सियत पे एतमाद है, अगर आप जो है वो गैलप सर्वे की बात करते हैं, तो गैलप सर्वे अब से पहले कुछ दिन पहले भी एक गैलप सर्वे आया था, जो उस गैलप सर्वे के अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को इंक्लूड ही नहीं किया था। और उस गैलप सर्वे में बताया था कि सियासी जमातें तो कुछ है ही नहीं। उस गैलप सर्वे में तो जो है वो टीएलपी को ऊपर कर दिया था, नून को नीचे कर दिया था। तो बात यह है कि जहाँ पे ये इस किस्म के हालात हो, मत करें इस तरह की चीजें। पैसे से हर चीज मैनेज की जा सकती है, मगर वो मैनेजमेंट पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होती। सही मैनेजमेंट पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। मौक़िफ़ आ गया आपका आगा साहब। जलसा था लाहौर का, ये पैसों का ज़िया था। आप ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि कहाँ पर जहाँ मतलब फूल जो है पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस वक्त शदीद तरीन माशी हालात का शिकार है। आप अरबों जो है वो एक जलसे पे कर दें, यानी और जलसा हो, अगर आप एक जमात के कायद बन के आते तो बहुत अच्छा लगता। नमूदा नुमाइश थी है, लोगों को लालच दिया था, जिस तरीके से इकट्ठा किया था, जिस तरीके से जहाजों को जो है वो आयल किया था कि वो फूल गिराएंगे। आप अवाम की जख्मों पे नमक मत छिड़के। अवाम एक लीडर देखना चाहती है जो उनके दरमियान हो, जो उनके दुख दर्द में शामिल हो, जो उनके जैसा हो। सही। सहर कामरान साहबा, आपका मौक़िफ़ आया है। आगा इकरार साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आपने भी जलसे के हवाले से बात की, यही बताइएगा कि इतनी ही अवामी हमायत जो है नवाज शरीफ साहब को आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपको नजर आती? देखिए बात है इतनी से मुराद आपकी कितनी है जी साहिब, सॉरी क्योंकि आप ये देखें उस जलसे में पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए गए थे। खुद मियां साहब ने कहा था कि मैं अपने के शुक्रिया अदा करता हूँ, आज़ाद कश्मीर से लोग आए हैं, जीबी से आए हैं, सिंध से आए हैं, बलूचिस्तान से आए हैं। तो ये इतनी से मेरी मुराद आगा साहब यही है ना कि इतनी हमायत, यानी कि पूरे पाकिस्तान की हमायत। देखिए इस वक्त कंफर्टेबल अगर कोई है ना पॉलिटिकली इलेक्शन के लिए, तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये इसमें, और इसलिए उसको जल्दी पड़ी हुई इलेक्शन की।
लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें और बुरा ना मनाए मेरे दोस्त, अगर आपका ख्याल है कि निगरान काबीना को ये फैसले नहीं करने चाहिए थे, तो मेरे ख्याल में फिर आपके जो लोग हैं ना पीपल्स पार्टी के काबीना में, उनको आज रिजाइन दे देना चाहिए। दे शुड लीव इट। ठीक है, ये मैं यानी कि ये क्या बात है, आप पीडीएम की गवर्नमेंट आप इंजॉय करते हैं, काबीना आप अपना इंटरिम काबीना आप इंजॉय करते हैं, और फिर भी आप यानी कि आप कहते हैं इनके खुश ना होने वाली बात है। और जहां तक बात है उसमें मियाँ साहब ने कितने पैसे खर्च किए इलेक्शन पे, तो वो एक पीएमएलएन का अपना एक फैसला है, उसको वो फूल बरसाएं या ऊपर से यानी कि कुछ भी बरसाएं, ये उन पर डिपेंड करता है। हमें इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फूल बरसाना, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है का जो गाना है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से चल रहा है। और उस ज़माने में लोग हाथों से फूल बरसाते थे, हेलीकॉप्टर से नहीं बरसाते थे, अब हेलीकॉप्टर से बरसाते हैं। सो फूलों का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ, और खास कर गुलाब के फूलों का बड़ा पुराना तल्लुक है। अब मैं एक और बात करूंगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अभी कुछ लोग इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। मैं अभी तक इलेक्शन के बारे में क्लियर नहीं हूं, क्योंकि अभी भी, और जहां तक बात है गैलप के सर्वे की, वो सर जी आप छोड़ें सर्वे, मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता हूं। एक होता है आपका अपना भी एक सर्वे, एक पॉलिटिशियन का, एक जर्नलिस्ट का एक अपना भी सर्वे होता है। आप ऑनेस्टली तमाम पॉलिटिकल पार्टी से पूछें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी पीडीएम में रहते हुए 16 महीने एंजॉय करते हुए, क्या पीटीआई का जो एक नैरेटिव था उसको तोड़ पाई हैं? पीटीआई को सबसे नुकसान पहुंचाया पीटीआई ने खुद, उसके चेयरमैन ने। 9 महीने के वाक़े के बाद पीटीआई का जो एक नॉर्मल कॉमन अपना वो है ना वोटर, वो भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहा है। अभी वो बेचारा उसमें इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि वो पीटीआई का जो चेयरमैन है वो तो एक अजाब अल्लाह माफ करे, अजाब अल्लाह नाज़िल हुआ था पाकिस्तान पे, जो उसने किया 9 मई को हमारे सामने है। लेकिन क्या पीटीआई सिर्फ वही लोग हैं? नहीं, पीटीआई में वर्कर्स भी हैं, पीटीआई में आम कॉमन वोटर भी है। क्या पीडीएम की पॉलिटिकल पार्टीज वो वर्कर तोड़ सकी? मेरा सवाल ये है। इसीलिए कुछ पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं, कुछ जो पार्टियां वो कहती हैं कि हमसे ज्यादती हो रही है। भाई मैं डरता हूं उस वक्त से कि जब पता चले इलेक्शन के बीच में इंडिपेंडेंट जो है वो टोटल पॉलिटिकल पार्टी से 2 गुना हो। और मैं डरता हूं उस वक्त से कि लोग इंडिपेंडेंट्स को वोट दें, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट ना दें। देखिए, हकीकतें हम नहीं देख रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने यही कहा था, शायद मेरी बातें पसंद ना आए लोगों को, क्योंकि हम सारे सुपरफिशियल वर्ल्ड में रहते हैं। सिंपल, पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये हक हासिल है कि उसके पास सिक्योर एक सूबा है, ठीक है। पीएमएल इनके पास कुछ भी नहीं है ग्राउंड के ऊपर, तो वो तो डरी हुई है। अगर उसके पास एक सूबा को उसने अपना रूल किया होता है 5 साल या 4 साल या 3 साल, उसमें कॉन्फिडेंस होता, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और ऊपर से जो अर्बन अपना वोट है वो उसको लगता है कि मेरे हाथ में नहीं है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हैं। इसीलिए आप वोट को इज्जत दो, आपने बात की थी सर जी, ये आप ना कहें मियां नवाज शरीफ की तकरीर शुरू हुई है, मुझे क्यों निकाला, उस लफ्ज सुनने साथ ही मुझे क्यों निकाला। आपके सेमियोटिक और कॉग्निटिव सिस्टम में, परसेप्शन और मेमोरी में जो बात आई थी वो मियां साहब का गुजरावाला का जलसा था, जिसमें उन्होंने 2 शख्सों के नाम लिए थे कि ये 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे निकाला। इमीडिएटली आपकी मेमोरी ने हर चीज आपकी रिफ्रेश कर दी। तो मियां साहब ने बगैर नाम दिए हुए कि अपना वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला, एक लफ्ज इस्तेमाल करके ये उन्होंने कह दिया कि वोट को इज्जत दो। अब ये मत करें, ये भी एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे मीडिया में कि जी वोट को इज्जत दो से मियां साहब हट गए। मेरा ख्याल नहीं हटे हैं। हाँ, ये उन्होंने कहा है कि हम आगे चलते हैं, लेकिन वोट को इज्जत दो का जो कॉन्सेप्ट था ना, मुझे क्यों निकाला, वो उन्होंने पहला लफ्ज उनका तकरीर का ये था। चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। कोई सिर्फ मैं वही कहूंगा, अब आ जाए आप केपीके की तरफ आ जाए। केपीके में एक अलग यानी कि
यानी कि पंजाबी का किराब रोना रप्पा पड़ा हुआ है। वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो तो चाहते हैं इलेक्शन हो ही ना, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी पीडीएम की गवर्नमेंट में लाख ये कहे कि जी हमने रियासत बचाई है सियासत के कॉम्प्रोमाइज पे। मैं ये बात इसलिए मानने को तैयार नहीं हूं कि आप रियासत भी बचा सकते थे, सियासत भी बचा सकते थे, कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती। परफॉर्मेंस आप देख लें कि अगर एक छोटा सा ऑडिट हो गया ना, यानी कि कसरी ऑडिट हो गया, तो फिर आपको नजर आएगा कि नहीं इकरार साहब, उसमें तो मौकिफ है ना कि मुल्क जो था वो दिवालिया होने के करीब था, हमने उसको बचा लिया है। इस पर बात करता हूं। ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे बार बार कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, तो वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड और सियासी हालातों वाक़यात गुफ्तगू जारी थी। राना एहसान अफजल साहब, आपसे बात का आगाज़। सर फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब ने दीगर सियासी जमातों के साथ चलने की बात की है, तो किस तरह से रवाबित मुमकिन बनाएंगे? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात तो आपके सामने हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिजाज भी आपने देख लिया है, सहर कामरान साहबा की बातें भी आपने सुन ली हैं, और उसके साथ साथ दीगर जमातें भी बारहा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्शन की डिले वो कहते हैं मियाँ साहब की वजह से हुई। वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने की, सेंसस को नोटिफाई करके, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, तो ये लॉजिकली ये बात नहीं बनती। दूसरा ये कि अगर किसी ने सलूट मार दिया या वहां से कोई जो है हाई कमिश्नर ने सी ऑफ कर दिया, तो इसका ये मतलब है कि हमें हुकूमत मिल रही है, ये भी कोई लॉजिक नहीं बनती। वो 3 दफा के वजीर आजम हैं, लोगों को हर एक को इदराक है कि उनके खिलाफ बोगस केसेस बनाए गए, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट अगर ये उनको चीजें हो रही हैं, तो इसका कोई ये मतलब नहीं है कि ये कोई ये हमें कोई रेड कारपेट हमारे लिए बिछाया जा रहा है। बाकी देखें, मियाँ साहब विक्टिमाइज हुए, अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो चीजें रिवर्स होंगी। ये हो गया। ये जरूर है कि पीटीआई हमारे मद्दे मुकाबिल है इन इलेक्शंस में, और अगर वो अपने आप को वीक समझ रही है तो वो इस तरह की बातें कर रही है। मेरे ख्याल से वो अपने आप को अपनी सियासी तौर पे भी अपने आप को इस तरीके से वीक जमात पिच कर रही है, या उनकी कोई ऐसी उम्मीदें होंगी इस्टेब्लिशमेंट से कि उनको आईपीपी की जगह वो लोग इनके पास आ जाने थे, या बलूचिस्तान में कोई इनको कोई हिस्सा मिल जाना था, वो नहीं पूरा हुआ, कोई कमिटमेंट नहीं पूरी हुई, तो शायद वो वजह हो। लेकिन हमें ये इस तरह के इल्जामात कहना कि कैबिनेट में कोई हमारे लोग बैठे हैं, हमारे पार्टी का कोई एक मेंबर भी कैबिनेट में नहीं बैठा केयर टेकर सेटअप में। अगर किसी को इतराज है उन लोगों से, तो बिल्कुल वो जाए, ईसीपी का दरवाजा खटवाए, अदालतों का दरवाजा खटखटाए, उनको रिमूव करा ले वहां से। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैबिनेट में प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री चलाएं या कोई एडवाइजरशिप चलाएं या ना चलाएं। ये हमें वो ना कोई बेनिफिट दे रहे हैं, ना हमें कोई बेनिफिट चाहिए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून इस वक्त मियाँ साहब के आने की वजह से हमारा वर्कर चार्ज्ड है, मुतहरिक है, उसमें वलवला है, और हलकों के अंदर ये जो जलसा हुआ है, कामयाब तरीन जलसा हुआ है, उससे हमारे दोबारा से हलकों के अंदर एक उम्मीद नजर आ रही है, वर्कर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, तो हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नहीं राना एहसान साहब, आपके जलसे के हवाले से तो आगा साहब भी बात कर चुके हैं। पूरे पाकिस्तान से आपने लोगों को बुलाया, लेकिन उस तरीके से आप इकट्ठा नहीं कर पाए, और बाद में जितनी हमने वीडियोस भी मंजर आम पे देखी, लोग जो एहतजाज करते हुए नजर आए और एतराजात करते हुए नजर आए। देखें, जलसा कामयाब तरीन जलसा था। अच्छा। ना सिर्फ जलसा का भरी हुई थी, जो वहां 2-3 पुल हैं वहां तक अवाम जो है वो लदी हुई थी। उसके अलावा लाहौर के सारे रूट जाम थे, कहीं से ट्रैफिक जो है वो इस हद तक क्राउडेड था कि सही बहुत सारे जलसा कामयाब था, ट्रैफिक जलसा कामयाब था। उम्मीद करते हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी नवाज शरीफ साहब इसी तरह कामयाब हों। क्योंकि सर वक्त मेरे पास बहुत कम है। सहर कामरान साहबा, आपसे जानना चाहूंगा, MQM, GDA और मौलाना का इत्तेहाद सिंध कैसे संभालेंगे? बात ये है कि कोई पहली दफा कोई इस तरह के इत्तेहाद बन रहे हैं, ये तो बनते रहे। पीपल्स पार्टी अपने वोट बैंक पे, अपनी परफॉर्मेंस पे यकीन रखती है। आपने कहा था कि परफॉर्मेंस अगर हो, तो देखिए परफॉर्मेंस थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बहुत मुतहरक थे। आप देखिए UN के जनरल सेक्रेटरी आए, हमने अपना जो है क्लाइमेट का केस है वो बिल्ड किया, पूरी दुनिया के साथ रिकनेक्ट किया, और आवाम से जुदा नहीं हुए। आप देखिए बदतरीन बारिशों के बावजूद न सिर्फ लोगों को रिहेबिलिटेट किया, ये पीपल्स पार्टी की तारीख है। आप सवात ऑपरेशन के बाद देखिए कि किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया। इससे पहले 2010-2011 की बारिशों के बाद कैसे लोगों के साथ जुड़े रहे, और इसी तरीके से पिछले साल
यानी आप ये देखें कि ऐसा लगता था कि जब हर चीज खत्म हो गई है, लेकिन ना सिर्फ लोगों ने उसके बाद जो है गंदम की अपनी फसल बोई थी, उसके बाद बल्कि वो आगे बढ़े। हमने इस वक्त जो है अपने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने टारगेट क्वार्टर में भी अचीव किए। तो पीपल्स पार्टी अपने अवाम के साथ खड़ी रही है। तो आपको चेयरमैन जो है वो अवाम के साथ जुड़े हुए नजर आए। मतलब पीपल्स पार्टी अवाम से अलग नहीं हुई। पीपल्स पार्टी ने ये नहीं किया था जब बेनजीर भुट्टो साहब आई थी तो कि वो जो है बिजनेस क्लास कैबिन में बंद हो गई थी। जब तक जहाज लैंड करा वो आखिरी वक्त तक एक एक बंदे के साथ खड़ी हुई थी, एक एक से आके मिली थी। उन्होंने ये नहीं किया था कि अपनी इमिग्रेशन करा के आगे चली गई हो, उन्होंने हेलीकॉप्टर में, वो सबके साथ थी, हर एक के साथ। तो वो मतलब देखिए पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है, अवाम को साथ लेके चलती है, अवाम से कनेक्टेड है। इसीलिए हम बार बार जो है ना हमें पूरा सही। सेनेटर साहबा, आपका मौक़िफ़ भी आ गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, और आपका वोट बैंक आपके मुताबिक बरकरार है। आगा इकरार साहब फरमाइएगा, आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात पाकिस्तानी जमहूरियत का बड़ा मसला क्यों है? बस मैं सम अप कर रहा हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा, अगले इंतखाबात बेहतर हो। लेकिन एक बात बताऊं कि जहां तक आप ईसीपी की बात कर रहे हैं, जो जितने एनओसी इस दफा ईसीपी ने जारी किए हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग और इवन न्यू अपॉइंटमेंट एंड न्यू हायरिंग पे, मेरा नहीं ख्याल है तारीख में कभी जारी हुए होंगे। तो ये आप छोड़ दें कि मैं बेट लगाता हूं कि इतने एनओसी कभी जारी नहीं हुए होंगे, अपना अपॉइंटमेंट के, ट्रांसफर के, पोस्टिंग के और न्यू हायरिंग के, जितने इस एनओसी अब जारी हुए ईसीपी में। तो अब इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा। सही, इलेक्शन होगा तो पता लगेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने तीनों मौजूद मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।